एक ऐसा आदमी जिसके पास इतना पैसा था कि वह हर दिन लाखों डॉलर खर्च कर सकता था। एक ऐसा आदमी जिसने अपने लिए आलीशान महल बनवाए, चिड़ियाघर बनाया, हजारों लोगों की मदद की और गरीबों के लिए घर तक बनवाए। लेकिन यही आदमी बम धमाकों, हत्याओं, अपहरण और ड्रग तस्करी के ऐसे साम्राज्य का मालिक भी था जिसने एक पूरे देश को खून में डुबो दिया। उसका नाम था पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गेविरिया। दुनिया उसे सिर्फ एक नाम से जानती थी, पाब्लो एस्कोबार। एक ऐसा इंसान जिसने गरीबी से शुरुआत की और कुछ ही दशकों में दुनिया के सबसे अमीर अपराधियों में शामिल हो गया। लेकिन सवाल यह है, आखिर एक गरीब लड़का इतना शक्तिशाली कैसे बन गया? उसने अरबों डॉलर का साम्राज्य कैसे खड़ा किया? और जब उसके पास पैसा, हथियार, राजनेता और हजारों लोग थे, तो फिर आखिर उसे रोकने वाला कौन था? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे पाब्लो एस्कोबार की पूरी कहानी, उसके बचपन से लेकर मेडेलिन कार्टेल के उदय तक, कोलंबिया में फैली हिंसा से लेकर उसके राजनीतिक सपनों तक, और आखिरकार उस दिन तक जब उसका साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो गया। पाब्लो एस्कोबार का जन्म 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया के रियो नेग्रो में हुआ था। उसका परिवार अमीर नहीं था। उसके पिता किसान थे और उसकी माँ एक शिक्षिका। बचपन में पाब्लो ने कोलंबिया के दूसरे गरीब बच्चों की तरह ही जिंदगी देखी, लेकिन उसके अंदर एक चीज बहुत अलग थी। वह पैसे और ताकत के प्रति बेहद आकर्षित था। कहा जाता है कि बचपन से ही वह इस बात को समझने की कोशिश करता था कि पैसा कैसे कमाया जाता है और समाज में प्रभाव कैसे बनाया जाता है। लेकिन उसके रास्ते में शिक्षा से ज्यादा अपराध आने लगा। किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते वह छोटे मोटे अपराधों में शामिल होने लगा। नकली सामान, चोरी, तस्करी और धीरे धीरे अवैध कारोबार। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह लड़का आगे चलकर दुनिया के सबसे कुख्यात अपराधियों में से एक बनेगा। लेकिन पाब्लो की महत्वाकांक्षा छोटी नहीं थी। वह सिर्फ पैसा कमाना नहीं चाहता था, वह चाहता था पैसा, शक्ति और नियंत्रण। 1970 के दशक में अमेरिका में कोकीन की मांग तेजी से बढ़ने लगी और पाब्लो एस्कोबार ने इस बदलते बाजार को बहुत जल्दी पहचान लिया। उस समय कोकीन का उत्पादन मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका में होता था, लेकिन असली पैसा था इसे अमेरिका तक पहुंचाने में। पाब्लो ने इसी नेटवर्क को अपने कब्जे में लेना शुरू किया। उसने किसानों और छोटे तस्करों से लेकर बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क तक अपनी पकड़ बनानी शुरू की और धीरे धीरे एक नया साम्राज्य तैयार होने लगा, मेडेलिन कार्टेल। ये सिर्फ एक ड्रग गैंग नहीं था, ये एक विशाल आपराधिक संगठन बन चुका था। इसमें तस्कर थे, हथियारबंद लोग थे, भ्रष्ट अधिकारी थे और ऐसे लोग थे जो पाब्लो के आदेश पर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। कार्टेल का सबसे बड़ा हथियार सिर्फ पैसा नहीं था, उसका सबसे बड़ा हथियार था डर। पाब्लो एस्कोबार का ड्रग साम्राज्य इतना बड़ा हो चुका था कि उसकी कमाई की कल्पना करना भी मुश्किल था। उसके पास इतनी नकदी आती थी कि उसे रखने के लिए भी जगह कम पड़ने लगी। रिपोर्टों के अनुसार बड़ी मात्रा में पैसा गोदामों, घरों और दूसरी जगहों पर रखा जाता था। लेकिन नकदी रखने की अपनी समस्या होती है। कभी कभी पैसा खराब हो जाता था, चूहे नोटों को कुतर देते थे, नमी से नोट खराब हो जाते थे और सबसे बड़ी समस्या थी इतनी बड़ी मात्रा में नकदी को छिपाना। लेकिन पाब्लो के लिए करोड़ों डॉलर का नुकसान भी उसके पूरे साम्राज्य की तुलना में छोटा था। उसकी जिंदगी अब एक आम अपराधी की जिंदगी नहीं रह गई थी। उसके पास निजी विमान थे, लग्जरी कारें थीं, बड़े बड़े फार्म हाउस थे और सबसे प्रसिद्ध उसकी विशाल संपत्ति हैसिएंडा नपोल्स। ये सिर्फ एक घर नहीं था, ये एक पूरा निजी संसार था। हैसिएंडा नपोल्स में पाब्लो ने वो सब बनाया जो उसकी कल्पना में एक साम्राज्य जैसा दिखता था। विशाल जमीन, महंगी गाड़ियां, स्विमिंग पूल
और यहाँ तक कि विदेशी जानवरों का निजी चिड़ियाघर। अफ्रीका और दूसरे देशों से जानवर मंगाए गए, हाथी, जिराफ, हिप्पोपोटामस और कई अन्य विदेशी जानवर। लेकिन इस शानदार दुनिया के पीछे एक भयानक सच्चाई छिपी थी। इस सारी संपत्ति का पैसा आया था ड्रग से, और उसी पैसे ने हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद की थी। यही पाब्लो एस्कोबार की कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास था। एक तरफ वह गरीबों के बीच पैसे बांटता था और दूसरी तरफ उसके संगठन पर हत्याओं और हिंसा के गंभीर आरोप थे। पाब्लो एस्कोबार से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध अवधारणाओं में से एक थी प्लाटा ओ प्लोमो, अर्थात चांदी या सीसा। सरल भाषा में, या तो पैसा स्वीकार करो या फिर गोली। पाब्लो समझ चुका था कि सरकार और कानून को सिर्फ हथियारों से नहीं हराया जा सकता। कभी कभी पैसा ज्यादा शक्तिशाली हथियार होता है। उसने अधिकारियों और दूसरे प्रभावशाली लोगों को रिश्वत देने की कोशिश की, और जो लोग उसके सामने खड़े होते, उनके खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल किया जाता। इससे एक ऐसा वातावरण बन गया जहां लोगों को डर था कि पाब्लो के खिलाफ जाना उनकी जिंदगी के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन अब पाब्लो का लक्ष्य सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं था, वह राजनीति में प्रवेश करना चाहता था। ये कहानी का एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ था। पाब्लो एस्कोबार चाहता था कि समाज उसे सिर्फ अपराधी के रूप में न देखे। वह खुद को गरीबों का आदमी दिखाना चाहता था। मेडेलिन में उसने गरीब इलाकों में घर बनाने और सामुदायिक परियोजनाओं में पैसा लगाने में मदद की। कुछ गरीब लोग उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगे जो उनकी मदद करता था। इसी वजह से उसे स्थानीय स्तर पर लोकप्रियता मिली, और फिर उसने राजनीति में प्रवेश करने की कोशिश की। वह कोलंबिया की राजनीति में भी जगह बनाने में सफल रहा और राष्ट्रीय राजनीति के आसपास दिखाई देने लगा। लेकिन समस्या ये थी, उसका अतीत छिपा नहीं रह सका। पत्रकारों और राजनेताओं ने उसके कथित आपराधिक संबंधों पर सवाल उठाने शुरू किए। धीरे धीरे उसका राजनीतिक सपना टूटने लगा, और पाब्लो को समझ आ गया, राजनीति के दरवाजे उसके लिए बंद किए जा रहे हैं। यहीं से उसका सरकार के साथ टकराव और भी गंभीर हो गया। अब पाब्लो सिर्फ कोलंबिया की समस्या नहीं था, उसके ड्रग नेटवर्क का बड़ा बाजार अमेरिका था। अमेरिकी सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों का दबाव बढ़ने लगा। कोलंबिया पर भी दबाव बढ़ा कि बड़े ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें अमेरिका में मुकदमे का सामना करने के लिए सौंपा जाए। लेकिन पाब्लो अमेरिका नहीं जाना चाहता था। उसके लिए अमेरिका की जेल में जाना लगभग सबसे बड़ा खतरा था। और यहीं से शुरू हुआ प्रत्यर्पण का संघर्ष। पाब्लो का प्रसिद्ध रुख था कि वह कोलंबिया में रहकर सजा भुगतना पसंद करेगा, लेकिन अमेरिका को सौंपा जाना स्वीकार नहीं करेगा। उसने इस मुद्दे को अपने अस्तित्व का सवाल बना लिया। अब पाब्लो एस्कोबार और कोलंबियाई सरकार के बीच संघर्ष खुला युद्ध बनता जा रहा था। सरकार उसे पकड़ना चाहती थी और पाब्लो सरकार को डराना चाहता था। हत्याएं, अपहरण, बम धमाके और हिंसा 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में कोलंबिया ने भयानक हिंसा देखी। पाब्लो के संगठन पर कई हिंसक घटनाओं से जुड़े होने के आरोप लगे। उसका उद्देश्य सिर्फ लोगों को मारना नहीं था, वह सरकार को संदेश देना चाहता था, अगर तुम मुझे खत्म करने की कोशिश करोगे तो मैं पूरे देश को अस्थिर कर सकता हूँ। और यही वह समय था जब पाब्लो एस्कोबार दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों में गिना जाने लगा। मेडेलिन और कोलंबिया के दूसरे हिस्सों में लोगों की जिंदगी डर से भर गई थी। एक तरफ सरकार और पुलिस थी, दूसरी तरफ ड्रग कार्टेल, और इनके बीच फंस गए थे आम लोग। पत्रकारों को धमकियां मिलने लगीं, राजनेताओं को निशाना बनाया गया, पुलिस अधिकारियों पर हमले हुए और हिंसा का असर पूरे समाज पर पड़ा। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, पाब्लो की कहानी को सिर्फ एक अमीर अपराधी की कहानी समझना बहुत आसान है। असल में ये कहानी है ड्रग्स, गरीबी, भ्रष्टाचार, राजनीति
और हिंसा के एक दूसरे से जुड़ जाने की। सरकार लगातार दबाव में थी। एक तरफ पाब्लो को गिरफ्तार करना था, दूसरी तरफ उसके हिंसक नेटवर्क से होने वाले खतरे को रोकना था। आखिरकार एक समझौता हुआ। पाब्लो ने आत्मसमर्पण किया। लेकिन यहाँ कहानी और भी अविश्वसनीय हो जाती है। उसे जिस जेल में रखा गया, वह आम जेल जैसी नहीं थी। इस जगह को अक्सर ला कैथेड्रल के नाम से जाना जाता है, और रिपोर्टों के मुताबिक पाब्लो के पास वहाँ असाधारण सुविधाएं थीं। यह एक ऐसी जेल थी जिसे देखकर ऐसा लगता था जैसे अपराधी खुद अपनी जेल की शर्तें तय कर रहा हो। उसके पास आराम की सुविधाएं थीं, उसके लोग उसके आसपास थे, और सबसे महत्वपूर्ण, वो अभी भी अपने आपराधिक साम्राज्य पर प्रभाव बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सरकार को जल्द ही एहसास हुआ कि ये व्यवस्था काम नहीं कर रही। सरकार ने तय किया कि पाब्लो को एक अधिक सुरक्षित जेल में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, लेकिन पाब्लो ने इसे स्वीकार नहीं किया। 1992 में जब सरकार उसे दूसरी जेल में ले जाने की तैयारी कर रही थी, पाब्लो ला कैथेड्रल से भाग निकला। अब वह फिर से फरार था, लेकिन इस बार परिस्थितियां बदल चुकी थी। सरकार उसके पीछे थी, अमेरिका की एजेंसियां उसकी तलाश में थीं, और उसके दुश्मन भी बढ़ चुके थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, अब पाब्लो के खिलाफ सिर्फ सरकार नहीं थी, उसके खिलाफ ऐसे लोग भी खड़े हो चुके थे जो उसके पुराने साम्राज्य से जुड़े थे। पाब्लो एस्कोबार ने वर्षों तक डर के जरिए लोगों को अपने नियंत्रण में रखा था, लेकिन डर की एक सीमा होती है। जब पाब्लो कमजोर दिखने लगा, तो उसके पुराने दुश्मनों ने भी सिर उठाना शुरू कर दिया। उसके खिलाफ अलग अलग समूह सक्रिय हुए। सरकार की विशेष टीमों ने उसकी तलाश तेज कर दी, और पाब्लो की दुनिया धीरे धीरे छोटी होती जा रही थी। पहले उसके पास पैसा था, फिर शक्ति थी, फिर हथियार थे, फिर लोग थे, लेकिन अब उसके पास भरोसा कम होता जा रहा था। पाब्लो का सबसे बड़ा व्यक्तिगत संघर्ष शायद उसका परिवार था। उसकी पत्नी मारिया विक्टोरिया, उसके बच्चे और उसके करीबी लोग लगातार खतरे में थे। पाब्लो जहां जाता था वहां सुरक्षा का घेरा रहता था। फोन पर बात करना जोखिम था, किसी पर भरोसा करना मुश्किल था, और हर दिन ये डर रहता था कि कोई उसकी जानकारी सरकार को दे सकता है। यानी जिस आदमी ने दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा और शक्ति हासिल की, वही आदमी अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में आजादी से चल भी नहीं सकता था। उसकी दुनिया बड़ी थी, लेकिन उसकी आजादी छोटी होती जा रही थी। 1993 तक पाब्लो एस्कोबार का साम्राज्य पहले जैसा नहीं रहा था। सरकार ने उसकी तलाश के लिए एक विशेष अभियान तेज कर दिया। उसके पुराने सहयोगियों में दरारें पड़ चुकी थी। उसके कई साथी मारे गए या गिरफ्तार हुए, और पाब्लो लगातार छिपता रहा। वह अपना ठिकाना बदलता रहता था। फोन का इस्तेमाल बेहद सावधानी से करता था। उसे पता था कि एक छोटी सी गलती उसकी जिंदगी खत्म कर सकती है। और फिर 2 दिसंबर 1993 आया। मेडेलिन में एक घर, एक फोन कॉल, और सुरक्षा बलों को पाब्लो की लोकेशन का पता चल गया। इसके बाद जो हुआ, वह पाब्लो एस्कोबार की कहानी का अंतिम अध्याय था। सुरक्षा बलों ने उस इमारत को घेर लिया। पाब्लो और उसके साथियों ने भागने की कोशिश की। वह छतों के रास्ते निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुरक्षा बल उसके पीछे थे। कुछ ही समय बाद पाब्लो एस्कोबार मारा गया। उसकी उम्र थी सिर्फ 44 साल। जिस आदमी ने वर्षों तक पूरे देश को डर के साए में रखा था, उसका साम्राज्य कुछ ही मिनटों में खत्म हो गया। पाब्लो एस्कोबार मर चुका था, लेकिन क्या उसकी कहानी खत्म हो गई? नहीं, क्योंकि उसके पीछे रह गया एक विशाल आपराधिक नेटवर्क, एक ऐसा शहर जिसने हिंसा का दौर देखा था, हजारों परिवार जिनकी जिंदगी बदल गई थी, और एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया को ये दिखाया कि पैसा और शक्ति अगर कानून से ऊपर हो जाएं, तो समाज कितना खतरनाक हो सकता है। आज भी पाब्लो एस्कोबार को लेकर लोगों की राय अलग अलग है।
कुछ लोग उसे गरीबों की मदद करने वाला व्यक्ति मानते हैं, कुछ लोग उसे एक निर्दयी अपराधी मानते हैं। लेकिन उसकी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शायद ये है, उसने गरीबी और सामाजिक असमानता को अपने पक्ष में इस्तेमाल किया। उसने लोगों को पैसा दिया, लेकिन बदले में उसने वफादारी और समर्थन हासिल किया। उसने डर पैदा किया और डर को अपनी शक्ति बनाया। क्या उसकी ताकत पैसा था, हथियार, ड्रग्स या उसके हजारों आदमी? शायद इन सबसे ज्यादा उसकी ताकत थी। लोगों की कमजोरियों को समझना। उसे पता था कि गरीब आदमी को क्या चाहिए, राजनेता को क्या चाहिए, अपराधी को क्या चाहिए और डरने वाले इंसान को क्या चाहिए। किसी को पैसा दिया गया, किसी को धमकी और किसी को दोनों। यही वजह थी कि उसका नेटवर्क इतने लंबे समय तक चलता रहा। लेकिन इतिहास हमें एक और चीज सिखाता है, कोई भी साम्राज्य हमेशा नहीं चलता, चाहे उसके पास कितनी भी दौलत क्यों न हो। पाब्लो एस्कोबार ने अपने जीवन में जितना पैसा कमाया, उसकी सटीक गणना आज भी मुश्किल है। उसकी संपत्ति के बारे में अलग अलग अनुमान लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात पैसा नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि इतना पैसा होने के बावजूद पाब्लो सुरक्षित नहीं था। वह अपने परिवार के साथ सामान्य जीवन नहीं जी सकता था, वह खुले में घूम नहीं सकता था, वह सरकार से डरता था, दुश्मनों से डरता था और आखिरकार अपने ही फोन से डरने लगा। यानी जिस पैसे को पाने के लिए उसने पूरी जिंदगी लगा दी, वही पैसा उसे आजादी नहीं दे सका। असली विरासत। आज पाब्लो एस्कोबार इतिहास का हिस्सा है। उसकी जिंदगी पर किताबें लिखी गईं, फिल्में और टीवी सीरीज बनी। लोग उसकी संपत्ति देखने जाते हैं। उसका नाम आज भी दुनिया भर में जाना जाता है। लेकिन अगर हम उसकी कहानी को सिर्फ एक अमीर गैंगस्टर की कहानी समझेंगे, तो हम असली सबक खो देंगे। पाब्लो एस्कोबार की कहानी हमें दिखाती है कि जब गरीबी, असमानता, भ्रष्टाचार, राजनीति और अवैध पैसा एक साथ मिल जाते हैं, तो एक व्यक्ति की शक्ति पूरे समाज के लिए खतरा बन सकती है। पाब्लो ने पैसा कमाया, बहुत पैसा। उसने ताकत हासिल की, बहुत ताकत। लेकिन आखिर में वो अपनी जिंदगी नहीं बचा सका। और शायद यही उसकी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। आप कितना भी बड़ा साम्राज्य बना लें, अगर उसकी नींव डर और हिंसा पर रखी है, तो एक दिन वह साम्राज्य आपको ही निगल सकता है। पाब्लो एस्कोबार की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन कोलंबिया की उस कहानी का असर आज भी इतिहास में दिखाई देता है। एक गरीब लड़के से लेकर दुनिया के सबसे कुख्यात ड्रग लॉर्ड तक का सफर। पाब्लो एस्कोबार।